गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास है जिसमें कक्षा 7 है, उसका हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे स्मृतियों के पन्नों से। स्मृतियों के पन्नों से है स्टूडेंट, इसमें उस कवि है वो अपनी जो स्मृतियाँ जो पहले की यादें हैं उनके द्वारा कुछ बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए हम हमारी जो बुक में दिए हुए शब्दार्थ उसको पढ़ेंगे और उनको नोटबुक में लिखेंगे। तो शब्दार्थों का ज्ञान होना, हमें शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी हम क्या है उस चैप्टर को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ में दे रखा है अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब क्या होता है इसमें? गुप्त स्थान पर रहना। सेकंड आपको दे रखा है प्रवास। मायका, मायका मतलब क्या होता है? माँ का घर। बैरागी, सन्यासी। समर्थ देना है, योग्य। काव्य रसिक यानी काव्य प्रेमी। कीर्ति यानी यश। अमराई, अमराई मीन्स होता है आम का बाग। अधीर, जिसमें धीरज ना हो। उपनयन, उपनयन का मतलब होता है विद्यार्थी बनने के लिए किया गया संस्कार। मानसिक, मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क संबंधी।
आर्थिक, धन संबंधी, गृहस्थी, गृहस्थी मीन्स क्या होता है? घर परिवार। प्रकृति, प्रकृति मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? कुदरत। लोकतांत्रिक सत्ता, लोकतंत्र का शासन। और नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रकाशित। प्रकाशित मीन्स पुस्तक आदि छपना। तो ये स्टूडेंट आपको मैंने शब्दार्थ है वो लिखकर बताए हैं, इन्हें याद करोगे तभी आपको चैप्टर का मीन्स समझ में आएगा। तो इसी चैप्टर में जो है सुब्रमण्यम भारती थे, उन्होंने क्या है पुस्तक के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी दी थी। तो हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे स्मृतियों के पन्नों से। इस पाठ में कविवर सुब्रमण्यम भारती के जीवन संघर्ष यानी जो उन्होंने जीवन में स्ट्रगल किया था और कार्यों के बारे में उनकी पुत्री शकुंतला भारती ने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त करना यानी उसको थोड़ा छोटे रूप में बताया गया, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। पाठ पढ़कर इस महान कवि के कुछ जीवन प्रसंगों की जानकारी प्राप्त कीजिए। जो जीवन के जो प्रसंग होते थे यानी उन्होंने जीवन में क्या किया था, कौन से समय में क्या किया था, कैसे संघर्ष किया था, कौन सा कार्य किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं पिताजी की लाडली बेटी थी, यद्यपि हम 2 बहनें थी, फिर भी ज़्यादातर मैं ही आखिर तक उनके साथ रही थी। बड़ी बहन अक्सर बुआ के पास रहती थी। पापा मुझे कन्नू यानी प्यार से कन्नू के नाम से पुकारा करते थे। मेरे जीवन के समय पिताजी महाकवि कालिदास के शकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए मेरा नाम शकुंतला रखा। पिताजी अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास यानी कहीं दूर जगह जाके, गुप्त जगह पे जाके कुछ अपना ध्यान करना। वे पांडिचेरी प्रवास को ही अज्ञातवास कहा करते थे। वो पांडिचेरी में जाके वहाँ पे जाके अपना अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। माँ और मैं उनके साथ थी। मेरे दोनों मामा जी भी बड़े देशभक्त थे। वे पिताजी की बड़ी मदद करते थे। मुसीबत के वक्त माँ हमें लेकर मायके चली जाती थी। जब भी वो अपना जो क्रांतिकारी थे या जो भी वो देश के लिए अपना जो भी कुछ काम करते थे, जब वो पजल हो जाते थे उसमें तो वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते थे, तो माँ कहाँ चली जाती थी? बच्चों को लेके अपनी माता के घर चली जाती थी। पिताजी बड़े स्वाभिमानी थे। दबकर रहना उनके लिए ऐसा है था, ऐसा यानी जो सहन ना हो सके। कोई कोई तो कहता कि भारतीय बैरागी है, गृहस्थी का ख्याल नहीं रखते। यानी वो क्या है, जैसे साधु महात्मा होते हैं उनको घर की परिवार की कोई चिंता नहीं होती, वैसे बैरागी है। और जो घर परिवार है, जो जिम्मेदारी यानी बच्चों के लिए खाना पीना तैयार करना, कमाना है, तो उसका ध्यान उन्हें नहीं है। पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाह है, लेकिन यह सरासर झूठ है। हाँ, लोगों की राय में वे बैरागी थे। नौन तेल लकड़ी की समस्या पर सिर खपाने का उन्हें अवकाश ही कहाँ था। ऐसा नहीं घर के लिए नमक है, तेल है, लकड़ी लाना है, उसमें अपना वो दिमाग नहीं लगाते थे। वो सारी व्यवस्था कौन करती थी? उनकी माताजी करती थी। पैसे कमाने की कला में वे माहिर नहीं थे। यानी एक पैसे से 2 पैसा या बेईमानी से पैसा या कुछ है, कैसे पैसा कमाना चाहिए, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। उनके निकट के मित्रों के अलावा उनके महत्व को समझने वाला, उनको उत्साहित करने वाला, सहायता करने वाला कोई नहीं था। सन 1908 में पिताजी पांडिचेरी आए और सन 1918 में तक वे वहीं रहे।
10 साल की लंबी अवधि में उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं झेले, यानी मानसिक और आर्थिक क्लेश से पीड़ित पिताजी के वे दिन अत्यंत दुखदायक रहे थे कि उनको मेंटली भी प्रॉब्लम थी और आर्थिक, यानी उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, उसके लिए उनको बहुत ही दुख सहना पड़ा था। मैं उस समय 7-8 साल की थी, फिर भी मेरी स्मृतियों पर अंकित वे चित्र आज भी ताजा है, यानी मेरे दिमाग में स्मृतियाँ, यानी सोचने की जो क्षमता, उसमें आज भी वो मुझे सीन याद है कि जब मेरे पिता की मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही सही नहीं थी। पिताजी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अट्टेपुरम नामक ग्राम में हुआ था। बालक का नाम रखा गया था सुब्रमण्यम। वे 5 साल के थे कि उनकी माँ चल बसी। वे अपने नाना के लाड प्यार में पले। वे शारीरिक रूप से कमजोर और स्वभाव से संकोची थे। संकोची यानी इतना ज़्यादा बोलना घुलना मिलना वो नहीं था। दादाजी भारती के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़ लिखकर अफसर बन जाए, लेकिन बेटे को स्कूल पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी न थी। छुटपन से ही कविता के प्रति उनकी रुचि थी। वे अक्सर छोटी मोटी तुकबंदी करते। तुकबंदी यानी कविताएं होती ना, तुकबंदी करना, एक शब्द से दूसरे शब्द मिलना, जैसे हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसी तुकबंदी कविताएं वो लिखते रहते थे। गीत लिखते और मित्रों को सुनाते थे। 7 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से विद्वान लोगों को चकित कर दिया था। 9वें वर्ष में वे समस्या पूर्ति करने में समर्थ हो गए। 11वें वर्ष में उन्हें भारती की उपाधि मिली। उस दिन से पिताजी कवि सुब्रमण्यम भारती कहलाने लगे थे। तो उन्होंने देखो छोटी सी उम्र में ही कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें घर गृहस्थी परिवार का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको कविताओं का और पुस्तकों का अधिक ज्ञान था। गांव की पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी को उच्च शिक्षा के लिए तिरुनेलवेली भेजा गया था। वहां उन्होंने 3 साल पढ़ाई की। स्कूल के तमिल पंडित अक्सर उन पर छींटाकशी करते रहते थे, कुछ ना कुछ उनको बोलते रहते थे। एक दिन कक्षा में ऊंचे आसन पर बैठे हुए भारती को देखकर उन्होंने ताना मारा। कहा जाता है कि आप कवि कालमेघ हैं। कालमेघ तमिल के प्राचीन महान कवि है और कालमेघ का दूसरा अर्थ होता है काला मेघ। इतने ऊंचे आसन पर आसीन होकर भी आप बरसते क्यों नहीं? यानी उन पर टोंट कस रहे थे, उनको ताना दे रहे थे कि आप इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं फिर भी इतने महान कवि नहीं बन रहे हो। भारती जी ने झट कहा, जी पंडित होकर भी आप प्रकृति का स्वभाव नहीं जानते? प्रकृति का स्वभाव क्या होता है? काले मेघ होने से थोड़ी बारिश होती है। इसमें आज काले बादल छाए हुए तो इसका मतलब ये थोड़ा एंड टू एंड बारिश हो जाएगी, नहीं, वो तो बारिश का समय होगा तभी बरसेंगे। तो काल मेघ अपनी मर्जी से ही बरसता है, पंडितों की आज्ञा से नहीं। उन्होंने ये जवाब दिया उस चीज़ का कि जब मेरी इच्छा होगी तब मैं अभी अपनी कविताएं या जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं बता दूंगा। तो ये नहीं है कि मैं आज इतना ऊंचा बैठा हूँ तो मैं हमेशा ज्ञान ही ज्ञान देता रहूँ। तो ज्ञान देने का, किसी से बात करने का उचित समय होता है, तभी बोलना अच्छा होता है। अगर आप बिना समय पे हर बात को बोलते रहोगे तो उस बात की कोई वैल्यू भी नहीं होती, उसकी कोई उपयोगिता कोई नहीं समझता है। इसलिए कहते हैं कि काले मेघ होने से ये थोड़ा ना कि बरसेंगे तो अपने प्रकृति के अनुसार, यानी जब उनका समय हो जाएगा वो अपने आप ही बरस जाएंगे। यह घटना उस उम्र में ही पिताजी की निर्भीकता का परिचय देती है कि वो कितने कॉन्फिडेंस वाले थे कि वो अपनी हर बात को कितना सटीक जवाब दे पाते थे। सन 1897 के जून महीने में कवि भारती का विवाह कंडेम नेलप्पा अय्यर की सुपुत्री चेलम्मा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। 5 साल के बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया। अब प्रश्न यह उठा कि भारती किसके पास रहे। आखिर उनकी बुआ उन्हें अपने साथ काशी ले गई। वहाँ उन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। वहाँ वे श्रीमती एनी बेसेंट के संपर्क में आए। इस संपर्क से उनका हृदय राजनीति की ओर झुका। कि जो एनी बेसेंट थे वो क्या है, किस में थे? राजनीति में थे। एनी बेसेंट किस में थे? राजनीति में। और वो उनके अंडर में रहे तो उनका झुकाव भी किस में हो गया था? राजनीति में हो गया था। और उन्होंने चोटी और लंबी मूछ रख ली तो अंत तक बनी रही। यही नहीं, उत्तर भारतीयों की तरह साफा भी बांध लिया।
इस बात को लेकर घर परिवार में काफ़ी हलचल हुई। इसी बीच अट्टूपुरम रियासत के जमींदार काशी आए। वे कवि भारती से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ अट्टूपुरम ले गए। जमींदार ने कवि भारती को अपना दरबारी कवि बना लिया, यानी अपने उनके दरबार में कविता ही सुनाएंगे। किंतु भारतीय काव्य रसिक जमींदार की रसिकता की प्यास बुझाने में असमर्थ रहे। यानी जो भारती थे, कवि रसिक थे, वो जमींदार जी की कविताएं उनको सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वो क्या है उसमें असमर्थ रहे और उस विलासितापूर्ण वातावरण में उनका दम घुटने लगा। यानी वहाँ पे तरह तरह की कविताएं होती थी जो विलासितापूर्ण भी होती थी, जो है किसी पे टोंट कसने वाली है, किसी की प्रशंसा, सुंदरता, सब तरह की कविता होती थी, लेकिन वो उनमें क्या है उनकी उसमें रुचि नहीं थी। उनका मन विद्रोह कर उठा। सन 1904 में भारती मद्रास आए और स्वदेश मित्र पर उप संपादक बने। अब कवि भारती मात्र कवि ही नहीं, क्रांतिकारी देशभक्त भी थे। पत्रिका में छपे उनके लाखों ने तमिल गद्य की शैली को भी परिवर्तित कर दिया। उनकी कीर्ति बढ़ने लगी, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचार के कारण वे पुलिस की नज़र में खटकने लगे, क्योंकि वो क्रांतिकारी बन गए थे। और उस टाइम में क्या था, इस टाइम ब्रिटिश का शासन चल रहा था हमारे इंडिया में, तो वो क्या है अंग्रेजों का शासन था। तो वो एक क्रांतिकारी थे कवि, लेकिन उनमें क्या है क्रांतिकारी गतिविधियां भी करने लगे थे, तो वो खटकने लगे थे। भारती इंडिया उस समय का प्रसिद्ध राजनीतिक समाचार पत्र के संपादक बन गए थे। उन्होंने जनता में व्याप्त पराजित भावना, जो हार की भावना, आज़ादी की भावना थी, उत्साहहीनता को महसूस किया। कई ये लोग कितने उत्साह नहीं है इनके मन में, ये इनके गुलाम बन के रहना चाहते हैं, उसके बारे में वो लोगों को क्या करने लगे थे, ज्ञान देने लगे थे कि हमें अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ना है, कैसे हमें उत्साह अपना दिखाना है, बल्कि इनके नीचे दबके नहीं रहना है। तो ऐसी कविताएं लिखी जिससे जनता की रग रग में नया जोश भर गया। 1908 में प्रकाशित स्वदेश गीत भारती की पहली प्रकाशित रचना है। उन्होंने 14 गीत है। सन 1909 में उनका दूसरा ग्रंथ जन्मभूमि और स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए आपने देखा है उस समय देशभक्ति की भावना लोग कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, ताकि कविता के माध्यम से उन्हें पता लगे कि हमें अंग्रेजों का विरोध करके अपनी जो आज़ादी है उसको हमें वापस लेना है, हमें इनका गुलाम नहीं बनना। तो इसके लिए क्या करते थे, कवि कविताओं के माध्यम से लोगों में जागृति देते थे और घर घर जाके आज़ादी की अलग जगाई। लेकिन ये चीज़ें किसको पसंद नहीं थी, अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि इससे लोगों में जागृति हो रही थी, लोग उनका विरोध करने लग गए थे। इसलिए सभी चाहते थे कि जो ये गरीब भारतीय जनता है वो हमारे नीचे, पैरों के नीचे ही दबी रहे, बल्कि हमारा विरोध ना करे। लेकिन जो कवि लोग थे वो क्या है अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ना। थैंक यू।